Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and working really very hard to achieve your goals. So, shall we start with today's class? What we have done in the last class, we have done with some terminologies, and the last two terminologies were creditors and debtors. Okay, so in today's class, we will continue with the remaining terminologies, and the next terminologies is bad debts. तो हम bad debts से आज start करेंगे. So today is the lecture number 4 of chapter 6. So आज हम करेंगे bad debts से start. So bad debts क्या होते हैं? डेटर्स हमने पढ़ा था. डेटर्स क्या थे? डेटर्स वो लोग थे जिन्हें हमने उधार में माल बेचा था, यानी कि जिन्होंने हमें पैसे देने हैं. अब क्या हो गया जी? अब कोई बंदा है, वो कहता मैं तो नहीं देता पैसे, कर ले क्या कर लेगा. अब तुम पैसे नहीं दोगे तो वो क्या हुए? अब हमारे पैसे मर गए. अब वो जो भरा हुआ पैसा है, यानी कि ऐसा डेटर जो पैसा देने से इनकार कर दे, उसे बोला जाता है बैड डेट्स. इसका पैसा क्या हो गया? बैड हो गया. या फिर इसका डेट कैसा हो गया? बैड हो गया, बुरा हो गया. अब वो पैसा देगा नहीं, तो उसी अमाउंट को बोला जाता है बैड डेट्स. सो बैड डेट्स हमारे P&L में चार्ज होते हैं, यानी कि P&L से हम राइट ऑफ करते हैं ताकि उसका बैलेंस नील कर सकें हमारी बैलेंस शीट से. So bad debts are the amount owed to a company that are not going to be paid. अब वो debtors ढीठ हो गए हैं, या फिर वो debtor ढीठ हो गया, वो कहता भाई मैं तो नहीं दूंगा पैसे, तूने जो करना है कर ले. फिर हम क्या करेंगे? हम उनको मार्क कर देंगे एज एन बैड डेट्स व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज. जैसे ही हमें पता चल गया कि वो बंदा पैसे नहीं देगा, हमने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ बैड डेट्स, एंड हम मान कर बैठे हैं कि अब ये दोबारा पैसा कभी आएगा नहीं. तो जैसे ही हमने इसे रिकॉग्नाइज किया, इसे हम कर देंगे राइट, यानी कि कुछ टर्म्स पैसे की, यानी कि जितना पैसा हमारा रिटर्न ऑफ हो गया उसको हम P&L में चार्ज कर लेते हैं. तो हमारा बैड डेट्स क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया. क्लियर है जी ये टर्म? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग, यानी कि हम बजट बनाएंगे किसका? कैपिटल का. तो बजट क्या होता है? बेसिकली बजट होता है कि आप अपने पूरे साल का प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस को एलोकेट कर दो. यानी कि बजट को आम भाषा में बोला जाए तो कितना काम करना है, उसके लिए आपने पैसे का जुगाड़ करना, या फिर उसके लिए पैसा अलग से निकाल के रखना कि इतना पैसे में ये काम होगा तो ठीक, नहीं तो फिर आपका बजट बिगड़ जाएगा. तो हम बजट करते हैं, यानी कि जब अपनी प्लानिंग को फाइनेंशियल तरीके से किया जाए तो हम करते हैं बजट. अब कैपिटल बजटिंग करनी है, यानी कि क्या कैपिटल एसेट परचेज करनी है, जब उसकी प्लानिंग की जाए तो क्या कहलाएगा वो? कैपिटल बजटिंग. यानी कि कैपिटल के लिए बनाया गया बजट इज कैपिटल बजटिंग. आइए पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स. कौन सी एसेट्स? whose cash flows are expected to extend beyond 1 year, यानी कि जिसका बेनिफिट या फिर जिससे जो कैश फ्लो आने वाला है वो कब तक आएगा? 1 साल से ज़्यादा. तो 1 साल से ज़्यादा का जो टर्म होता है वो हमारा क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म हो गया. लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट परचेज की जाए वो कौन सी एसेट होती है? दैट इज कैपिटल एसेट्स. सो कैपिटल एसेट्स पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, उसकी अगर प्लानिंग करें तो वो क्या होगा? दैट विल बी कैपिटल बजटिंग. ठीक है, ऐसे नाम को जोड़ जोड़ के सीखा करो, टर्म्स बड़ी आसान होती हैं. 2 नाम को जोड़ के करोगे ना, वो नाम ही अपने आप में बता देगा कि मैं क्या हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या? कैपिटल गेन यील्ड. अब इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं. कैपिटल गेन यील्ड. यील्ड का मतलब होता है क्या? परसेंटेज. गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. कैपिटल का मतलब कैपिटल एसेट्स, यानी कि जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हम परचेज करते हैं, विच आर सपोज्ड टू बी कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ऐसा नहीं कि 1 साल से ज़्यादा रखी ही होगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए जो एसेट्स परचेज की है. ठीक है जी. अब जब कैपिटल गेन आएगा, मतलब कैपिटल एसेट बेचने पर जो गेन आया उसका नेचर कैसा होगा? कैपिटल नेचर का. तो कैपिटल गेन, तो 1 साल में जो कैपिटल गेन हमने कमाया है, कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द बिगनिंग प्राइस. तो उस बिगनिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा जी आपने कितना कैपिटल प्रॉफिट कमाया है, कितने % का प्रॉफिट कमाया है. अगेन एग्जांपल ले लेते हैं. कोई प्रोडक्ट है, मैंने 1000 रुपये के खरीदा. कोई एसेट है, फिक्स्ड एसेट, जो मैंने 1000 में खरीदी, अब मैं 1200 में बेच रही हूँ. ठीक है, खरीदते ही मेरे पास ग्राहक आ गया कि मैडम 1200 में बेच दूँ. मैंने कहा 200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बेच दी मैंने. ठीक है जी. अब जब बेची तो मेरा कैपिटल गेन कितना आया? 200 रुपये. मेरा बेस प्राइस यानी कि बिगनिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपये. अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया जी ये 20% का कैपिटल गेन यील्ड. यानी कि मैंने कैपिटल गेन यानी कि कैपिटल गेन प्रॉफिट कमाया कितने %? 20%. कितनी एसेट्स पे? वो 1000 वाली एसेट्स पे. ठीक है, चलिए जी
यानी कि जब भी आपको यील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा तो कुछ नहीं पूछ रहा, वो आपसे परसेंटेज की टर्म्स में आंसर मांग रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है जी हमारा कैश बजट। अब बजट क्या, प्लानिंग या एलोकेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब कैश बजट क्या है, कैश बजट ये है कि पूरे साल में कितना कैश आएगा, कितना जाएगा, कितना कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, इन सब का एक चार्ट बना लो या इन सबको एक जगह लिख कर देख लो तो हमने बना लिया जी हमारा कैश बजट। पूरे साल में कैश का हिसाब किताब क्या रहेगा। सो अ टेबल शोइंग कैश फ्लोज, कितना आना है, कितना डिस्पर्स बांटना है, कैश बैलेंस कितना पड़ा है, कितना बैलेंस रहना चाहिए, ये सब मिला जुला कर हम पूरे साल का क्या बना लेंगे, कैश बजट बना लेंगे। फॉर अ फर्म ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, 6 महीने 1 साल जितने भी पीरियड का आपने बनाया, ये कैश का ये चिट्ठा बनाया, दैट इज नोन एज द कैश बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट इज द क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड यानी कि क्रेडिट वाला पीरियड, ऐसा पीरियड जिसके लिए क्या ग्रांट किया गया है, जिसके लिए क्रेडिट ग्रांट किया गया, यानी कि द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच क्रेडिट इज गारंटीड, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा क्रेडिट पीरियड। क्लियर इतना। चलिए जी नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, नेक्स्ट टर्म इज बुक वैल्यूज। अगेन नाम क्या बता रहा है, कौन सी वैल्यू जो कि बुक में लिखी है, तो जो वैल्यू बुक में लिखी है वो क्या है हमारी, वो बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू के लिए ना दो अलग अलग तरह के एजम्पशंस चलते हैं, बुक वैल्यू को दो अलग अलग तरीके से हम मान के चलते हैं। एक तो हमारी जो बुक वैल्यू है, बीवी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, बुक वैल्यू है उसका क्या बोला जाएगा, बुक वैल्यू जिसके ऊपर कोई भी एसेट रिकॉर्ड की गई है, यानी कि एसेट्स एट विच प्राइस या फिर द प्राइस एट विच एसेट्स आर रिकॉर्डेड। सो बुक वैल्यू क्या हो गई, द एसेट्स, द प्राइस एट विच एसेट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, एक बुक वैल्यू के बेस पे ना हम अपनी नेटवर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब एक बच्चे ने पूछा कि टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, अगर जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो जीरो ही बचेगा। तो यहाँ पर ये टोटल लाइबिलिटीज ऐसे नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये बोल रहा है कि आउटसाइड वाली लाइबिलिटीज जो है, तो यहाँ पर आप बोलो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब अपनी +1 +2 वाली बैलेंस शीट में जाओ, क्या बनता था, एक साइड टोटल एसेट्स आती थी, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का हिस्सा और नीचे आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो यानी कि टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, कैपिटल वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि आपके मालिकों को, आपके शेयर होल्डर्स को कौन सा पैसा मिलने वाला है, वो पैसा बच जाएगा। तो वो पैसा भी किससे निकला है, बुक से निकला है। तो कंपनी की नेटवर्थ भी आप बुक से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब कंपनी की नेटवर्थ बुक से कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, कंपनी की बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो उठा लो और कंपनी की बैलेंस शीट में जो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो उठा लो। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, बचा क्या, बचा वो कैपिटल वाला पोर्शन जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर होल्डर्स की बुक वैल्यू भी आपकी बैलेंस शीट में लिखी होती है और शेयर होल्डर्स की बुक वैल्यू क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या है जी, एक्सचेंज रेट, रेट जिस चीज पर एक्सचेंज किया जाए। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। अब पैसे की एक्सचेंज की बात करें, एक्सचेंज रेट किसका होता है, करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तब एक्सचेंज रेट यूज होता है। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कितना रेट चल रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। यानी कि $1 के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या, कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या बताएगा कि यूनिट्स करेंसीज जो हैं वो कैसे कैसे एक्सचेंज होंगी। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं हमारी, एसेट्स होती है हमारी संपत्ति। साधारण भाषा में बोला जाए तो मेरे पास जो भी सामान है वो सारे मेरे एसेट्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो मेरा शॉर्ट टर्म है। अगर बिजनेस की भाषा में बोला जाए एसेट्स को, तो एसेट्स क्या है, एसेट्स रिसोर्सेज हैं। कैसे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपना बिजनेस करेंगे।
तो ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस में एसेट्स लगाओगे तो पूजा करने के लिए तो लगाएंगे, वैसे तो काम ही पूजा है, पूजा तो करेंगे, लेकिन उससे क्या कमा रहे हैं हम? पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट्स कमा रहे हैं। तो फ्यूचर में जिस चीज़ से बेनिफिट कमाने के लिए जो भी चीज़ आप इन्वेस्ट करोगे दैट इज एसेट्स। अब एसेट्स कई कई टाइप की हो सकती है। आपके लिए 3 काइंड की एसेट्स हैं। फर्स्ट वन इज करंट एसेट, सेकेंड वन इज फिक्स्ड एसेट, थर्ड वन इज व्हाट? इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये तीनों एसेट्स क्या होती हैं? करंट, फिक्स्ड और इंटेंजिबल। अब मैंने सपोज किसी बच्चे से पूछा करंट एसेट्स क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऐसी एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे पढ़ के आते हैं कि वो हो जाएगी कन्वर्ट, ऐसी एसेट्स को बोला जाएगा करंट एसेट्स। अब मैंने 2019 में नई नई दुकान करी, ठीक है, मेरी दुकान करने के बाद ही 2020 में क्या लग गया? सपोज मैंने दिसंबर 19 में दुकान की थी और मार्च 2020 के बाद लग गया जी लॉकडाउन। अब 1 साल तो हुआ भी नहीं था, 3 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया और उस लॉकडाउन में मेरी दुकान खुली ही नहीं। तो जितनी भी इन्वेंट्रीज पड़ी थी अब तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगी ना, क्योंकि 1 साल में तो उसका पैसा आया ही नहीं। अभी तक भी दुकान नहीं खुली, मेरे को डर लगता है मार्केट में जाने से, कोविड बहुत फैला हुआ है, दुकान नहीं खुली तो वो इन्वेंट्रीज अब तो फिक्स्ड एसेट्स हो गई या नहीं हो गई? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? वो सभी एसेट्स जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब हमारी उम्मीद है कि 1 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, यानी कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ ईयर, उन सबको क्या बोला जाएगा? उन सबको बोला जाएगा करंट एसेट्स। ना कि वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगी, कंपल्शन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं इफ एंड बट्स। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या कहता है कि इस एसेट्स को तो 1 साल के अंदर हम लोग यूज़ कर लेंगे, 1 साल के अंदर वो कैश में रिट्राइव हो जाएगी। तो वो सारी एसेट्स हो गई जी हमारी क्या? करंट एसेट्स। तो कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, लिक्विड एसेट्स हो गई, हमारी इन्वेंट्रीज हो गई, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, इन सबको किस में डाला जाता है? इन सबको डाला जाता है करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है जी। अब है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है? अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हम होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम पॉइंट है, जिसको हम क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते किसके अंदर? मनी के अंदर। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कल ही मशीनरी खरीदी थी, कल ही नहीं पिछले महीने खरीदी थी, मान लो मैंने खरीदी 10 लाख की मशीनरी। किसी भी रीज़न की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और मैंने इसी मशीनरी को बेच दिया आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने पहले खरीदी तो 1 महीने बाद ही मैंने इसको बेच दिया। अब ये जो मशीनरी मैंने खरीदी तो मैंने 7-8 साल के लिए थी, लेकिन अभी 1 महीने बाद ही बेच दी, तो क्या ये शॉर्ट टर्म हो गई? नहीं है, तो इसका नेचर फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म के लिए ही है, क्योंकि ली किस पर्पज से थी? लंबे समय के लिए ली थी। अब मैंने जब इस मशीनरी को बेचा होगा तो क्या मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ होगा? अचानक से बिजनेस से मशीनरी गायब हो गई, तो ये जब मैंने बेची तो इसने इंटरफेयर किया किसमें? मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एसेट्स है? ऐसी एसेट्स जिनको क्विकली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कैश में। कैसे? विदाउट इंटरफेयरिंग, यानी कि अगर मैं इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहूँगी तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, तो ये ऐसी एसेट्स होती हैं। सो दीज आर वैल्यूएबल आइटम्स एंड लास्ट मोर देन 1 ईयर। और जनरली हम इसको कितने टाइम के लिए परचेज करते हैं? 1 साल से ज़्यादा के लिए परचेज करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लैंड ली, बिल्डिंग ली, मशीनरी, कोई व्हीकल लिया, हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो सब क्या है हमारे? वो सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी। चलिए, तीसरी क्या है हमारी? तीसरी है इंटेंजिबल एसेट्स, इनविजिबल एसेट्स भी बोलते हैं हम इसको। इनविजिबल, इंटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। जनरली अगर मैं लीगल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंटेंजिबल एसेट्स कुछ नहीं जो आपको सिर्फ राइट्स दिलवा सकती है, किसी का अधिकार दिलवा सकती हैं। जैसे कि आपने करवा लिया किसी चीज़ का पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। इन तीनों ही टर्म्स को हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर और क्लियरली मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हमने करवाया, तो इससे क्या मिलता है? इससे हमें राइट्स मिलते हैं। राइट्स किस चीज़ के मिलते हैं? राइट्स मिलते हैं कि हम सामने वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, यानी कि जो मैंने नो हाउ, ये मैगी वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने बनाया है, इसको सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सामने वाला बंदा यूज़ करेगा तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। तो उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ करने का आपके पास क्या है? राइट। तो जब इस तरह की चीज़ों को आप राइट्स यूज़ करते हैं, राइट्स लेकर आते हैं, तो वो आपकी हो जाती हैं क्या? एसेट्स, संपत्ति बन जाती हैं। बट क्योंकि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है,
सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक नॉलेज है जो आपके माइंड में है या आपने उसको रजिस्टर करवाया है। सो वो क्या है, सिर्फ आपको राइट्स दे रही हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है मार्केट में, आपके पास वो राइट्स है, इसी वजह से वो आपकी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर कवर होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो टर्म्स, एक है डेप्रिसिएशन, एक है अमोर्टाइज। दोनों ही टर्म्स आपने अपने +1 +2 में यूज़ किए होंगे जब आप अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको, या फिर अपने जो आप इंटेंजिबल एसेट्स पे खर्चा करते हैं उनको पर्टिकुलर पीरियड में राइट ऑफ करते हैं। अमोर्टाइज करना मतलब राइट ऑफ करना, जब उनको पर्टिकुलर पीरियड में राइट ऑफ करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं अमोर्टाइज कहा जाता है। तो बेसिकली टर्म एक है, मतलब एक है, लेकिन सिर्फ अलग अलग एसेट्स के लिए यूज़ होती हैं तो अलग अलग मतलब हो गया इनका। तो अमोर्टाइज का मतलब क्या है हमारा, राइट ऑफ करना, यानी कि जो हमने लंबे समय के लिए कोई भी राइट परचेज किया, कोई इंटेंजिबल एसेट्स परचेज की, उसकी वैल्यू को ओवर द ईयर स्प्रेड कर लो। से मैंने 1 लाख रुपए का कोई रजिस्ट्रेशन करवाया था, ट्रेडमार्क का लगा लो या कॉपीराइट कुछ भी करवा लो, और उसकी वैल्यू कितनी है, कब तक चलेगी, वो 10 साल तक चलेगा या 20 साल के लिए मुझे राइट्स मिला है, तो इनके लिए आप पर ईयर की इसकी वैल्यू निकालो और पर ईयर आप उसको राइट ऑफ करते रहो। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपके लगेंगे नॉर्मल एसेट्स पे, यानी कि फिजिकल एसेट्स पे लगते हैं। अब आप क्या करोगे, एक एसेट आपने परचेज की, 1 साल में तो यूज़ नहीं करते, उसको लंबे समय के लिए यूज़ करोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, जितने की एसेट ली है उसको डिवाइड कर दो आप किससे, उसके नंबर ऑफ ईयर से, तो जो अमाउंट आएगा आप हर साल उस अमाउंट को P&L में चार्ज करते हो। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप उस वैल्यू को, उस एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर रहे हो, यानी कि डेप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी वैल्यू में थोड़ा थोड़ा कमी आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डाउन जाती जा रही है। तो उस चीज़ में आप जब वैल्यू कम करते हो अपनी फिक्स्ड एसेट्स की, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, आप वहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। इस डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए जितने भी मेथड्स हैं वो आप अपनी अकाउंट्स की क्लास में करना, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अपने डेप्रिसिएशन मेथड को। क्लियर, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। अब है हमारे पास क्या, एजेंट। एजेंट क्या होता है, जो खुद का कोई काम नहीं करता, वो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, या एजेंट को क्या बोल दो, ब्रोकरेज फर्म बोल दो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने बोल दिया कि भाई मेरे बिहाफ पे ये काम कर ले, तो वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं लेगा, सारी लाइबिलिटी किसकी, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। तो जब आपके बिहाफ पर कोई काम करता है तो वो बंदा क्या है आपका, वो बंदा है आपका एजेंट। ठीक है, अब एजेंट काम करेगा, काम के बदले क्या लेगा, वो कमीशन लेगा आपसे या ब्रोकरेज लेगा आपसे, ब्रोकर है तो ब्रोकरेज लेगा, एजेंट के नाम पे आ रहा है तो कमीशन लेगा, चार्जेस जो भी आपके वो चार्ज करेगा काम करने के बदले, उसको उसका ब्रोकरेज या उसको उसका कमीशन कह दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे है हमारे पास दो अलग अलग टर्म, एन्युटी और एन्युटी ड्यू। एन्युटी और एन्युटी ड्यू एक साथ करते हैं। एन्युटी क्या है, एन्युटी है कि अपनी किस्तें मान लो, फिक्स्ड पेमेंट एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या होती है, हमारी एन्युटी होती है। यानी कि एक सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, अपनी फिक्स अमाउंट की किस्तें हो गई, फिक्स्ड इंटरवल टाइम पे जाएंगी, तो वो हमारी एन्युटी हो गई। अब एन्युटी ड्यू कब होएगी, जब किस्त चुकाने का टाइम आ जाएगा, यानी कि किस्तों की पेमेंट जब करनी है उस दिन आपकी एन्युटी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। दोनों टॉपिक खत्म। आगे क्या है, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएट, जब आपको एप्रिसिएट किया जाता है, तारीफें कहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है ना, वैसे ही एसेट्स को भी मज़ा आता है, उसके अंदर भी एप्रिसिएशन होता है। अब एसेट्स की तारीफ कैसे होगी, एसेट खरीदी थी हमने परसों 5 लाख की और आज उसकी वैल्यू में बढ़ाव हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पर इसने 5 लाख की एसेट खरीदी लास्ट ईयर और आज उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, 7 लाख, तो 5 लाख से सीधा 7 लाख की उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, तारीफें तो होंगी उसकी, 2 लाख का प्रॉफिट दे के आ रही है। तो जब आपकी वो तारीफ हो रही है, यानी कि आपको वो 2 लाख का बेनिफिट लेकर आ रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। वैल्यू नीचे गिरेगी तो डेप्रिशिएट होगी, वैल्यू ऊपर उठेगी तो एप्रिशिएट होगी। ठीक है, चलिए जी उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, पहले तो ये बताओ कि बैलेंस शीट एज ऑन द डेट बनती है या फॉर द फाइनेंशियल ईयर बनती है। रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आई एम एज्यूमिंग आप आंसर कर रहे हो, एज ऑन डेट बनती है। ठीक है जी, सो आपने क्या बनाई,
एज ऑन डेट आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है जी। अब एज ऑन डेट बनती है यानी कि पूरा हिस्टोरिकल डाटा इसके अंदर आएगा, जब से कोई एसेट आपके पास है तब से लेकर आज तक उसके अंदर क्या उतार चढ़ाव हुए, सारी कंबाइन एसेट्स यानी कि सारा प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आई वो आप बैलेंस शीट में डालोगे कि एज ऑन डेट मेरी पोजीशन ये है, एज ऑन डेट मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, उस चीज़ को बोला जाता है बैलेंस शीट। नाम में ही दो चीज़ें हैं, बैलेंस और शीट, यानी कि ऐसी शीट जो आपका बैलेंस बता दे। करंट बैलेंस क्या है, सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज दोनों का बैलेंस जो बता दे दैट इज बैलेंस शीट। एज ऑन डेट बताएगी यानी कि किसी भी तारीख का निकाल सकते हो आपको, कोई ट्रांजैक्शन करने लगे, मान लो कंपनी बेचने लगे, साल के बीच में ही बेचने लगे, तो एक साल का वेट तो नहीं करोगे, खाते जब बंद होएंगे तभी बैलेंस शीट बनेगी तभी। तो एज ऑन डेट का फायदा क्या है, जिस दिन बनानी है उस दिन की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बीच में कभी भी बना सकते हो। कुछ इसके फिक्स्ड इंटरवल हैं जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, जैसे लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्वार्टरली बैलेंस शीट्स भी बनती हैं, आपकी हाफ ईयरली भी बनती हैं और ईयरली तो बनती ही हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये तीनों बैलेंस शीट आपकी वहाँ पर बनाई जाती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम एज पर द ट्रांजैक्शन, जैसे कंपनी बेचनी है या कोई कंपनी खरीदनी है तो सामने वाली कंपनी बनाएगी, तो उसी तरह से उस टाइम पर एज ऑन बैलेंस शीट भी आप बनवा सकती हैं, ठीक है जी। तो जब एज ऑन बैलेंस शीट बनती है तो वो क्या बताती हैं आपको, उस डेट तक की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं, औकात बताती है कंपनी की। सो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट सिंगल स्पेसिफाइड टाइम। एक सिंगल टाइम पर मेरे पास क्या कुछ है, अपना सारा चिट्ठा निकाल लिया, दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं, वैसे अभी तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का फॉर्मेट चलता है एज पर द कंपनीज। क्या बनता है, ऊपर लायबिलिटी साइड होती है और नीचे क्या होती है, नीचे होती है जी हमारे पास एसेट साइड, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड्स एंड एसेट साइड, ऊपर लायबिलिटीज बता दो अपनी, नीचे एसेट्स बता दो, ठीक है। और अगर टी फॉर्म में बनता है तो लायबिलिटीज पहले आती हैं और यहाँ क्या आता है, यहाँ आती है जी हमारी एसेट्स, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऑडिट। अब बैलेंस शीट बना ली कंपनी ने, अब उस बैलेंस शीट की जांच करनी है, बैलेंस शीट ठीक है या नहीं, उसके लिए आपको हर साल ऑडिट करनी पड़ती है। अब सीए वाले बच्चे हो, आपका तो बड़ा अच्छा एरिया है ये ऑडिट वाला। सो ऑडिट इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल खातों को अच्छी तरह से देखना परखना कि ऑर्गेनाइजेशन ने खाते सही बनाए हैं या नहीं, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की क्या चेक कर सको, एक्यूरेसी। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करना इज केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ऑडिट, ठीक है जी। चलिए जी, हर कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी होता है, यानी कि हर सीए के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है, हर एक कंपनी ऑडिट करवाएगी, तो हर कंपनी ऑडिट करवाएगी तो सीए के पास ऑडिट वाला काम तो फिक्स हो गया। सीए ही कर सकता है आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिट, तो ऑडिट वाला काम तो आपकी डायरेक्शंस में पक्का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉल। अब याद करो वो +1 +2 के दिन जब आप इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ते थे। अब इशू ऑफ शेयर्स में आप क्या पढ़ते थे कि जब शेयर इशू होता है तो पूरा अमाउंट हम एक साथ नहीं मंगवाते थे, पहले एप्लीकेशन मनी आता था, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे मनी आता था, फिर रिमेनिंग पैसा वो कॉल में मंगवाते थे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो कॉल क्या है, कॉल है डिमांड रेज्ड बाय अ कंपनी और एनी अदर इशूअर ऑफ शेयर फॉर पेमेंट, यानी कि एक कंपनी ने या फिर जो ऐसा बंदा जिसने शेयर्स इशू करे हैं वो पेमेंट के लिए आपसे पैसे मंगवाएगा कि भाई साहब टाइम हो गया पैसे भिजवा दो, तो वो क्या कर रहा है, वो पैसा कॉल कर रहा है। तो कॉल आपका फर्स्ट कॉल में फुल पेमेंट भी मंगवा सकता है और उसको 2 कॉल्स में बाइफरकेट भी कर सकता है, यानी कि इट मे डिमांड फॉर फुल पेमेंट ऑन ड्यू डेट, ठीक है जी। इट में अल्टरनेटिवली बी द डिमांड फॉर फर्दर पेमेंट, यानी कि एक साथ सारा पैसा मंगवा लिया तो फुल पेमेंट, टुकड़ों में पैसा मंगवाया तो क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट कॉल ऑप्शन, सेकंड कॉल ऑप्शन, तो उस तरह से आपका पैसा आता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। मनी मार्केट हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा रीड नहीं करेंगे इसको। आगे चलो, आगे क्या है, म्यूचुअल फंड्स। अब नाम क्या बता रहा है, ऐसे फंड्स जो कैसे हैं, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब सबके मिले जुले, तो म्यूचुअल फंड्स में होता भी कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ये कुछ लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर इनके पास अच्छा खासा अमाउंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा है, छोटे छोटे पैसे हैं इनके पास। अब ये शेयर में इन्वेस्ट करते डरते हैं, शेयर डूब गया तो।
अब ये चाहते हैं कि हमें इन्वेस्ट तो करना है मार्केट में, लेकिन हमारे बिहाफ पे कोई और इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए एक और बंदा है जो बड़ा एक्सपर्ट है, उसने अपना एक बिजनेस खोल लिया। उसका नाम क्या रखा? म्यूचुअल फंड रखा। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना अपना पैसा इसको जमा करा देंगे। यानी कि इन सबसे क्या आ गई, अब मैं मान लेती हूँ कि इतने सारे पैसे इन लोगों ने मिलकर दिए, ठीक है, इन सबसे आ गई नोटों की गड्डी। अब ये म्यूचुअल फंड वाला बंदा क्या करेगा, म्यूचुअल फंड वाला बंदा मार्केट एनालाइज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। कहीं इक्विटी पे लगाएगा, कहीं बॉन्ड खरीदेगा, कहीं डिबेंचर्स खरीदेगा, कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी खरीदेगा। तो इसने क्या किया, इतने सारे लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स आए, अब इसके पास म्यूचुअल फंड आया, उस फंड को इसने अलग अलग डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया। अब ये पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर रिस्क होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका पैसा ज़्यादातर सिक्योर माना जाता है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है, 100% नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद बोलता है कि आपका जो पैसा है वो मार्केट रिस्क के तहत है। यानी कि यहाँ पर अगर डाउन जाएगा तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा भी उसी अकॉर्डिंग लौटाएगा जिस अकॉर्डिंग मार्केट का रुख जा रहा है। यानी कि फिर वो आपका पैसा भी कम करके लौटाएगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ रिटर्न वो आपको भी देगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने पुल बनाया, किसका, फंड्स, जिसमें पैसा किसने डाला, इन कॉमन लोगों ने डाला। तो अब इन्होंने किसको पैसा दिया, मार्केट को या म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड को। तो अब इनके पास क्या आएंगी, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आएंगी। ठीक है, अब इन्होंने किसका ऑनरशिप खरीदा है, इन्होंने इस म्यूचुअल फंड की ऑनरशिप खरीदी है, यहाँ की यूनिट्स खरीदी हैं। तो इस म्यूचुअल फंड की यूनिट इन्होंने परचेज कर ली। अब इस यूनिट का प्राइस डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। मार्केट अप तो प्राइस में भी बेनिफिट मिलेगा, मार्केट डाउन जा रही है तो प्राइस में क्या मिलेगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। बस इन लोगों ने क्या किया, छोटा छोटा पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगा देते तो हाई रिस्क होता, यहाँ पर इनका रिस्क मिनिमम होता है, कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द मार्केट। चलिए जी, म्यूचुअल फंड क्या है, अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट जिसने क्या करवाया, जिसने आपका म्यूचुअल फंड खोला, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग देयर सेविंग्स। यानी कि वो अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा ताकि सेविंग्स को इम्प्रूव कर सके। सो द एक्सपर्ट विल क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्रॉम दीज फंड्स। यानी कि वो डाइवर्सिफाइड तरीके से पैसा लगाएगा ताकि मैक्सिमम रिटर्न कमा सके विद मिनिमम लॉस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यील्ड क्या था, यील्ड का मतलब परसेंटेज। यानी कि जब हम रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट टर्म इज नोन एज यील्ड। तो स्टॉक यील्ड, स्टॉक के लिए क्या बेनिफिट मिलता है हमें, स्टॉक के लिए हमें मिलेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड का यील्ड निकालना हो तो डिविडेंड को डिवाइड कर दो जी उसके शेयर के प्राइस से, आपका निकल जाएगा क्या, स्टॉक यील्ड। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है, यील्ड टू कॉल। अब यील्ड का मतलब है क्या, परसेंटेज। यील्ड टू कॉल का मतलब क्या हो गया, मतलब आपने कॉल कर लिया अपना पैसा बिफोर द मैच्योरिटी डेट। यानी कि वो रेट ऑफ रिटर्न जो आपको एक बॉन्ड पर मिलता है बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, मैच्योर होना था 3 साल बाद, आपने आज उसको मैच्योर करवा लिया, या फिर ईश्वर ने बोला कि भाई तो अपने बॉन्ड्स ले आ, मेरे पास मैच्योर करवा ले, उसके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो क्या होगा, दैट विल बी आपका यील्ड टू कॉल। ठीक है जी, तो रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। आगे चलते हैं, आगे क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिसका कूपन नंबर क्या है, जीरो। कूपन जीरो है मतलब उसके ऊपर क्या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो लोग क्यों परचेज करेंगे, लोग इसलिए परचेज करेंगे, बॉन्ड है आपका 100 रुपये का और इशू होगा 90 रुपये पे, लेकिन मैच्योर होगा कितने पर, 100 रुपये पे। यानी कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैरी नहीं कर रहा, जीरो कूपन है, लेकिन इशूड एट डिस्काउंट एंड मैच्योर्ड एट पार। तो क्या आपको इनडायरेक्ट हिडन इंटरेस्ट मिल गया, बिल्कुल मिल गया, हिडन बेनिफिट है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने बॉन्ड खरीद लिया। यानी कि ये बॉन्ड क्या है, जिसमें कोई भी एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट बिलो पार, thus प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू इन्वेस्टर्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। क्योंकि आपकी कैपिटल में क्या किया, कैपिटल की वैल्यू अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर दी, 90 से वो कहाँ चली गई, 90 से वो चली गई 100 रुपये में। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड कैसा पीरियड,
जिस ड्यूरेशन में आपने क्या किया, जिस ड्यूरेशन में आपने किसी भी एसेट को होल्ड कर कर रखा, यानी कि आपने किसी एसेट्स को कितने टाइम तक अपनी ओनरशिप में रखा, या फिर एक और चीज़ बोल सकते हैं हम, यानी कि डेट ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी माइनस डेट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि इन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है हमारा, वो हमारा होल्डिंग पीरियड है। तो होल्डिंग पीरियड ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी एसेट शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी। जिस एसेट का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड करने वाले हो, तो उसका होल्डिंग पीरियड डिस्क्राइब करेगा कि वो एसेट कैसी है, शॉर्ट टर्म की। लेकिन कोई एसेट ऐसी है जिसको आप 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास रखना चाहते हो, तो उसका होल्डिंग पीरियड क्या बता रहा है, वो एसेट कैसी है, आपकी लॉन्ग टर्म एसेट से। तो होल्डिंग पीरियड क्या है, इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच एन एसेट इज होल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जब होल्डिंग पीरियड हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी मार्केट की जो कैपिटल एसेट्स होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज मार्केट में जो सिक्योरिटीज मूव करती हैं, सो द होल्डिंग पीरियड इज द टाइम ड्यूरिंग विच अ कैपिटल एसेट इज हेल्ड। अब कैपिटल एसेट कौन होल्ड कर सकता है, आपका इंडिविजुअल भी होल्ड कर सकते हैं, आपके कॉर्पोरेशंस भी होल्ड कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी ने भी अपनी एसेट को जितने टाइम तक अपने पास रखा, उस ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे, उस ड्यूरेशन को बोला जाएगा उनका होल्डिंग पीरियड। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमारे डील करेंगे, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमें बताते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है और उस ट्रांजैक्शन का मोटिव क्या है, या तो आपको ओनरशिप दिलवाती हैं या फिर वो डायरेक्टली डील करती है इन द मैटर ऑफ फाइनेंस। जैसे कि आपका हो गया कैश, आपका हो गया चेक, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपके ट्रांसफरेबल एंडोर्सेबल होते हैं, जैसे कि आपका चेक हो गया, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है हमारी डीड, जो हम नॉर्मली डीड बनाते हैं या फिर ट्रांजैक्शंस करते हैं। डीड को एक तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को डीड भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपको फाइनेंस को मूव करने के लिए या फिर फाइनेंस के ऊपर आपकी होल्डिंग आ रही है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, डेट्स, ये सब भी क्या है, काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। मीडिएरी मतलब मीडिएटर। कौन सा मीडिएटर, जो किसी फाइनेंस टर्म में हमारा मीडिएटर कहलाएगा। तो मीडिएटर इज बेसिकली अ पार्टी या फिर ए पर्सन हु एक्ट एज व्हाट, हु एक्ट एज अ लिंक। लिंक यानी कि उन दोनों का मिडलमैन बनेगा, एक मीडिएटर बनेगा बिटवीन अ प्रोवाइडर या फिर यूजर, यानी कि एक प्रोवाइड करवाने वाला है और एक यूज करने वाला है। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में जो बंदा है वो है मीडिएटर। तो प्रोवाइडर का काम क्या है, वो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटीज इशू करेगा। यूजर का काम क्या है, वो सिक्योरिटी परचेज करेगा, ठीक है, उसको यूज करेगा। तो जब सिक्योरिटी बेची और सिक्योरिटी खरीदी, तो उनके बीच का जो पर्सन है, डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते, उनके बीच में एक पर्सन ज़रूर होगा जो आपको एक्सेस दिलवाएगा उस मार्केट की। तो वो कौन हो सकता है, वो आपका शेयर ब्रोकर हो सकता है। इस प्रोसेस में आपके बैंक्स भी इंक्लूड्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स। तो ये सब क्या है, आपके फाइनेंशियली इंटरमीडिएटर, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बीच में जो मीडिएटर का काम करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड। वैसे हम कर चुके हैं पर फिर भी एक बार कर लेते हैं कि ऐसे बॉन्ड जिनको इशू कौन करती है, गवर्नमेंट इशू करती है, और उसका जो रिस्क है वो मिनिमम होता है और रेट ऑफ रिटर्न वो कोशिश करती है कि हाईएस्ट पॉसिबल रेट आपको दे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इशू गए हैं। तो इनके ऊपर कंपैरेटिवली नॉर्मल मार्केट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कोशिश करते हैं कि अपना हाईएस्ट दें। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड आर द बॉन्ड्स या फिर आर द सिक्योरिटीज विच इज हेल्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ जो हम परचेज करते हैं। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनोलॉजीज खत्म होती हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आई हैं। नहीं समझ में आई, वैसे तो आई होंगी, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, फिर भी नहीं समझ में आई है कोई टर्म तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।